हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का नाम भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मोहम्मद गोरी से पहले महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो भारत में साम्राज्य को स्थायित्व नहीं दे पाया, अर्थात वो अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। उससे भी पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो भी सिर्फ सिंध को ही जीत पाया और उस पर वो अपनी जीत को स्थायित्व नहीं दे पाया। मोहम्मद गोरी का जो नाम है वो भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो अपनी विजयों के बाद में तुर्की साम्राज्य की स्थापना भारत में करने में सफल हो पाया। अर्थात मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बाद में भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, या यूं कहें कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मोहम्मद गोरी के बाद में ही भारत का मध्यकाल है वो शुरू होता है, अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी को पढ़ने से पहले हम उसके आरंभिक जीवन और उसके आरंभिक जो क्षेत्र थे जहां से वो आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपके सामने 3 देशों के मानचित्र रखे हैं, जिसमें एक है भारत जो कि ये है, उसके बाद में ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। मोहम्मद जो गोरी था वो अफगानिस्तानी इलाके से आता है, अर्थात उसका जो निवास स्थल था वो अफगानिस्तान में था। मोहम्मद गोरी से पहले जो मोहम्मद गजनी आया था उसका राज्य है, या यूं कहें कि उसका जो वंश है, उसका शासन है, वो यहां जो गजनी क्षेत्र था वहां पर था और वहां के आसपास के पूरे इलाके में भारत के पंजाब तक उसका जो आधिपत्य था वो था। गोर जो प्रांत है, मोहम्मद गोरी के पीछे जो गोरी लगता है वो इसलिए लगता है कि वो गोर प्रांत से आता है। वैसे ही जैसे कि महमूद गजनी जो था वो गजनी प्रांत से आता था, अर्थात उसकी राजधानी गजनी थी, इसलिए उसको महमूद गजनी या महमूद गजनवी इतिहास में कहा जाता है। वैसे ही मोहम्मद गोरी को गोर प्रांत से होने के कारण मोहम्मद गोरी कहा जाता है। गोर प्रांत जो था वो अफगानिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में, इन वाले इलाकों में था। ये जो गोर थे वो गजनी के पहले अधीन थे, बाद में धीरे धीरे गजनी साम्राज्य है वो कमजोर होता गया और जो गोर थे वो मजबूत होते गए। 12वीं शताब्दी के मध्य में संसबनी वंश की स्थापना होती है। यह संसबनी वंश वही वंश है जिस वंश से मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी का भाई गयासुद्दीन गोरी वो गोर का शासक हुआ करता था। मोहम्मद गोरी शुरुआत में उसका सेनापति हुआ करता था और मोहम्मद गोरी का जो बड़ा भाई था गयासुद्दीन, उसने बाद में गोर प्रांत का जो शासक है 1173 में मोहम्मद गोरी को बना दिया और वो खुद गजनी से शासन करने लगा। तो ये वाला जो इलाका है ये पहले हम यूं कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी का इलाका था। बाद में वो भारत पर आक्रमण है वो 1175 में वो भारत पर पहला आक्रमण भारत के मुल्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस पर करता है। लेकिन हम मोहम्मद गोरी के आक्रमणों को पढ़ने से पहले हम तत्कालीन भारत के उन राज्यों और शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी भिड़ंत है वो मोहम्मद गोरी से होती है। तो ऐसे जो राजवंश थे जिनसे मोहम्मद गोरी की भिड़ंत होती है, उनमें एक तो थे चौहान, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान,
जो कि अजमेर वाले इलाके में, इस वाले इलाके में उनकी राजधानी हुआ करती थी। अजमेर उनका राजनीतिक केंद्र था और ये बाद में शक्तिशाली होते हैं। और यहां जो दिल्ली है, दिल्ली पर तोमर वंश का शासन हुआ करता था। दिल्ली पर तोमर वंश का शासन हुआ करता था। ये दिल्ली और ये अजमेर, यहां पर चौहानों का शासन था। दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इसके बारे में विभिन्न मत हैं इतिहासकारों के। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने तोमरों को पराजित करके अपने अधीन बनाया या अपने सामंत है वो बनाया और दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद में अजमेर से लेकर दिल्ली तक का जो इलाका है वो पृथ्वीराज चौहान के आधिपत्य में आ जाता है। कुछ जो इतिहासकार हैं वो यह कहते हैं कि तोमर शासक अनंगपाल की दो बेटियां हुआ करती थी। एक का नाम था सुंदरी और दूसरी का नाम था कमला। कमला जो थी वो पृथ्वीराज चौहान की माता थी और सुंदरी जो थी वो जयचंद की माता थी। वही जयचंद जो गहड़वाल वंश से था और कन्नौज जिसकी राजधानी हुआ करती है, जिसकी पुत्री संयोगिता थी, जो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी बाद में बनती है। तो उनका मानना है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो थे वो मौसेरे भाई थे, अर्थात इन दोनों की माता है वो दोनों सगी बहनें थी, जिसका नाम सुंदरी था जयचंद की माता का नाम और पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कमला था। इस तरीके से अनंगपाल तोमर जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, जो कि निसंतान थे, अर्थात उनके पुत्र नहीं थे। अतः वो पृथ्वीराज चौहान को उसकी योग्यता के कारण अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के अधीनता में दिल्ली का जो क्षेत्र है वो भी आ जाता है। हालांकि इस बात को लेकर इतिहासकारों में ज्यादा सहमति तो नहीं है, क्योंकि अनंगपाल तोमर का जो शासनकाल है वो 11वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, जबकि पृथ्वीराज चौहान जो है वो 12वीं शताब्दी के अंत में आते हैं। तो उनके बीच में एक लंबे काल का फासला है, अतः इस बात को हम ज्यादा सही तो नहीं मान सकते हैं। फिर भी ऐसे मत हैं वो इतिहास में चलते हैं, लेकिन ज्यादा समीचीन या उचित यही लगता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना प्रभाव बढ़ाते बढ़ाते दिल्ली को भी अपने अधीन कर लिया था। तो यह वाला जो इलाका था ये पूरा पृथ्वीराज चौहान के अधीनता में था। उस वक्त एक और राजवंश जिससे मोहम्मद गोरी की भिड़ंत होती है वो यहां गुजरात में हुआ करता था। ये वाला इलाका, यह जो इलाका था वो चालुक्य राजवंश कहा जाता था। यहां के राजा जो थे वो चालुक्य थे। इनसे भी मोहम्मद गोरी की भिड़ंत है वो होती है। और एक जो था राजवंश वो यहां था जिसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी और इस वंश का नाम था गहड़वाल वंश, जो कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज शहर है वो इसकी राजधानी थी और उसके आसपास का जो गंगा घाटी का इलाका था वो इसका राज्य क्षेत्र हुआ करता था। इसके अलावा वर्तमान के भारत के बाहर जैसे कि मुल्तान है, पंजाब है, वहां भी जो है पृथ्वीराज ये मोहम्मद गोरी की भिड़ंत है वो वहां के स्थानीय शासकों से हुई थी, लेकिन उनके बारे में ज्यादा है वो न तो परीक्षाओं में पूछा जाता है और न ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चालुक्य जो राजवंश था यहां शासक जो था उस वक्त भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय था। चौहान में पृथ्वीराज चौहान था।
यहां का शासक, और गहड़वाल वंश में जयचंद था। ये उस वक्त अपने अपने राज्यों के शासक थे जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चलिए, मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण हैं वो किस तरीके से होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने अपना जो पहला आक्रमण है वो तत्कालीन अविभाजित भारत के मुल्तान जगह पर किया था, जो कि यहां पर है। और यहां के जो शासक थे वो शिया मुसलमान थे, कर्माथी मुसलमान थे। यह जो आक्रमण है वो भारत में मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण था और यह 1175 में होता है। तो परीक्षा में यह कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो मोहम्मद गोरी है उसका जो प्रथम आक्रमण है भारत में वो कब होता है और किस पर होता है। तो 1175 में होता है और मुल्तान पर होता है, वहां मोहम्मद गोरी की जीत होती है। उसके बाद में इसका जो दूसरा आक्रमण है, महत्वपूर्ण आक्रमण, वो होता है 1178 में। यह होता है गुजरात पर। उस वक्त गुजरात का जो शासक था वो भीम द्वितीय था और मोहम्मद गोरी की सेना और गुजरात की सेना का जो युद्ध है वो माउंट आबू की तलहटी में होता है। चालुक्य राजवंश की सेना का जो सेनापतित्व है वो नायिका देवी करती है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरीके से पराजय है वो होती है। तो 1178 में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय भारत में होती है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यह पराजय है वो गुजरात के चालुक्य राजवंश से उसको मिलती है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में मोहम्मद गोरी सोचता है कि भारत पर आक्रमण करने से पहले पंजाब को जीता जाए। तो मोहम्मद गोरी है वो 1179 से पंजाब की तरफ अपना रुख करना शुरू करता है और 1186 तक आते आते वो पंजाब को, ये वाला जो इलाका होता है, उसको जीत लेता है। अब सीधी सी बात थी कि इसको जीतने के बाद में उसकी सीमाएं हैं वो पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से मिलने लगी। तो सीधी सी बात थी कि अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध है वो अवश्यम भावी था। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो पंजाब को वो जीतता है उस पंजाब पर गजनी वंश का शासन था जिसका नाम खुसरव था। उसको पराजित करके पंजाब को मोहम्मद गोरी जीतता है और वहां गोरी राजवंश की स्थापना है वो करता है। तो अब उसका जो अगला आक्रमण है या अगली लड़ाई है वो पृथ्वीराज चौहान से तय थी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 में तराइन नामक जगह पर युद्ध है वो होता है। यह तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इतिहास में यह तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरीके से हार है वो हो जाती है। अब उसके बाद में मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान से प्रतिशोध लेने के लिए पुनः तैयारियों में लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान, जो कि तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था, वो अपने सेनापतित्व वाले फील्ड की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो अपने दूसरे जो काम थे और उसके साथ साथ में राग रंग में वो लग जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता तब भी बताते हैं जब वो
अपने पड़ोसी राजपूत शासकों से लड़ाइयां लड़ते हैं। उनकी लड़ाई है वो 1182 में 1182 में यहां एक चंदेल वंश का शासक था। यहां जो वंश था जिसका नाम था चंदेल वंश, जिसकी राजधानी खजुराहो हुआ करती थी। यहां के शासक परमर्दी देव से युद्ध करते हैं और इस युद्ध में परमर्दी देव की हार हो जाती है। लेकिन सीधी सी बात थी कि चंदेल राजवंश है वो पृथ्वीराज की तरफ से अब टूट गया, या यूं कहे कि अब वो पृथ्वीराज चौहान की बुरी परिस्थितियों में या नकारात्मक समय में मदद की आशंका यहां से नहीं मिल सकती। दूसरा जो नाराज करता है पृथ्वीराज चौहान वो कन्नौज का गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश के शासक उस वक्त जयचंद था और जयचंद की पुत्री संयोगिता जो है उसको पृथ्वीराज चौहान है वो वहां से जब उनका स्वयंवर चल रहा होता है तब वहां से वो उठाकर ले आते हैं और स्वयं है विवाह है वो कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान से जयचंद की दुश्मनी भी हो जाती है। तो जयचंद से जो सहयोग मिलना था वो भी पृथ्वीराज चौहान को नहीं मिलता है और बाद में गुजरात के चालुक्य वंश से भी पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी है वो हो जाती है। तो यहां से भी जो सहयोग मिलना था वो पृथ्वीराज चौहान को नहीं मिल पाता है। सीधी सी बात थी कि पृथ्वीराज चौहान के जितने भी पड़ोसी राज्य थे वो सब पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन थे और वहां से उनको कोई मदद की आशंका नजर नहीं आती थी। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जो कि एक अच्छे शासक माने जाते हैं या यूं कहें कि एक मजबूत और शक्तिशाली शासक और सेनापतित्व के उनमें गुण जो थे वो कूट कूट कर भरे थे और साथ में ही एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी वो थे, क्योंकि निरंतर होने वाली विजय है वो उनके एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक होने की तरफ इशारा करती है। लेकिन यह बात भी सही थी कि उन्होंने अपने दुश्मन हैं वो बहुत पाल रखे थे। इन्हीं परिस्थितियों में अगले ही साल 1192 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का जो है मुकाबला होता है। इस बार मोहम्मद गोरी जो था वो राजनीतिक चालें चलता है। उसको पता था कि पृथ्वीराज चौहान सेनापतित्व रूप से बहुत ही मजबूत शासक हैं, उनको सीधी तरीके से हराना मुश्किल है। अतः वो उनको भ्रम में डालता है, संधि की पेशकश करता है और जब राजपूत सेना तैयार नहीं थी उस वक्त वो उन पर धावा है वो बोल देता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की, जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध है 1192 में हुआ था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। तराइन का द्वितीय युद्ध है वो राजनीतिक रूप से निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस वक्त सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे और उनको हराने के बाद में भारत पर आधिपत्य जमाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। सीधी सी बात है कि इस युद्ध ने भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के द्वार खोल दिए थे, अर्थात इस युद्ध के बाद में तुर्की साम्राज्य के जो पांव हैं वो भारत की भूमि पर पसर गए। पृथ्वीराज चौहान की जो स्थिति है वो 1192 के बाद में कैसी थी उसको भी लेकर बहुत से इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में ही मार दिया गया था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और उनको अपनी अधीनता में शासन है वो मोहम्मद गोरी करवा रहा था,
लेकिन बाद में जब उसको यह लगता है कि पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गोरी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तब वो पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं। या कुछ इतिहासकार है वो यह कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर मोहम्मद गोरी अपने राज्य ले गया था और वहां पर बाद में चंद्रवरदाई की मदद से, चंद्रवरदाई के एक दोहे से वो शब्द भेदी बाण जानने के कारण पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गोरी को तीर लगाकर मौत के घाट उतार देते हैं। यह जो दो तीन कहानियां हैं उनमें क्या सच्चाई है, कौन सी झूठी है, यह कहना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन ये जो कहानियां चलती हैं वो मैंने सब आपके सामने रख दी हैं। अब पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में दूसरे राज्यों को हराना मोहम्मद गोरी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मोहम्मद गोरी का जो अगला शिकार है वो पृथ्वीराज चौहान का चिर परिचित प्रतिद्वंदी या दुश्मन कहे जयचंद की तरफ रुख होता है। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की तराइन के युद्ध में कोई मदद नहीं की थी, अर्थात वो उदासीन बना हुआ था। तो अगला ही निशाना मोहम्मद गोरी का होता है जयचंद। जयचंद के साथ में मोहम्मद गोरी का जो युद्ध होता है वो होता है 1194 में। इस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। यह युद्ध भी इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध है और इसके बारे में भी परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछे जाते रहे हैं। जयचंद से मोहम्मद गोरी का जो युद्ध है वो 1194 में होता है। यह चंदावर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें जयचंद की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी का जो सपना था कन्नौज पर अधिकार करने का वो पूरा हो जाता है। हमने देखा है कि सम्राट हर्षवर्धन के काल से कन्नौज है वो भारतीय राजनीति का एक केंद्र बिंदु माना जाता रहा है, अर्थात उत्तर भारत पर आपको अधिकार करना है तो कन्नौज को जीतना आवश्यक था। यह कन्नौज का महत्व अब भी बना हुआ था, अर्थात मोहम्मद गोरी के काल में भी यह महत्व बना हुआ था और मोहम्मद गोरी है वो चंदावर के युद्ध के बाद में कन्नौज पर अपना आधिपत्य है वो स्थापित कर लेता है। उसके बाद में मोहम्मद गोरी वापस अपने राज्य की ओर लौट पड़ता है। मोहम्मद गोरी के भारत में दो दास थे जिनको सेनापतित्व का काम है वो मोहम्मद गोरी ने सौंपा हुआ था। उसमें एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बाद में भारत में दास वंश की स्थापना करता है या गुलाम वंश की स्थापना करता है, इसको या मामलुक वंश भी कहा जाता है। और दूसरा जो था वो था बख्तियार खिलजी। इनको पढ़ने से पहले हम वापस मोहम्मद गोरी की तरफ जाते हैं। मोहम्मद गोरी जाता है और मोहम्मद गोरी का जो अंतिम संघर्ष होता है वो पंजाब वाले इलाके में खोखरों से होता है। किनसे होता है? खोखर एक वहां की जनजाति थी जो कि बहुत ही मजबूत थी और वहीं पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है और उसके बाद में जो इलाके भारत में जीते थे मोहम्मद गोरी ने, उन इलाकों पर जो प्रभाव है वो मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, उनका जो है वो शासन स्थापित हो जाता है, या यूं कहें कि वो मोहम्मद गोरी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर आते हैं। अब जो भारत था उसका जो क्षेत्र है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का इलाका कौन सा रहता है और बख्तियार खिलजी का इलाका कौन सा रहता है, इसको अगर हम मानचित्र में देखें तो हम
इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये वाला जो इलाका है, इस पर तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है आधिपत्य रहता है, और बख्तियार खिलजी है। कुतुबुद्दीन का आधिपत्य लाहौर, दिल्ली वगैरह इन इलाकों पर रहता है। वो अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है और अगले 4 वर्षों तक अर्थात 1210 तक, जबकि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो लाहौर से ही अपने राज्य का संचालन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दास वंश की स्थापना की थी या दास वंश की नींव रखी थी। और जो बख्तियार खिलजी हैं वो बंगाल और बिहार को आगे जाकर जीतता है। यहां वही कुख्यात शासक है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट किया था। बख्तियार खिलजी वो बिहार की तरफ जाता है, वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और औदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि भारत के शिक्षा के एक बड़े मानदंड माने जाते थे, उनको नष्ट भ्रष्ट करता है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला देता है और कहा जाता है कि नालंदा के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी या इतनी हस्तलिपियां या पांडुलिपियां थी जो जलने में लगभग 6 महीने का समय लेते हैं। इतनी मात्रा में पांडुलिपियां नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद थी। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनको भी वो कत्लेआम मचाता है और उनकी गर्दनें भी धड़ से अलग कर दी जाती हैं। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु उसके डर से तिब्बत की तरफ भाग जाते हैं। आगे वो विक्रमशिला और औदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी नष्ट करता है और बाद में वो बंगाल की तरफ रुख करता है, जहां का शासक सेन वंश का लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन को भी वो पराजित करता है और बंगाल पर भी शासन स्थापित करता है और उसकी राजधानी लक्ष्मण सेन की, जो कि लखनौती थी या लक्ष्मणावती थी, उसको भी जीत लेता है और इस तरीके से वो बंगाल और बिहार को अपने आधिपत्य में ले लेता है बख्तियार खिलजी। तो ये जो थे वो मोहम्मद गोरी के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे और मोहम्मद गोरी के बाद में भारत में तुर्की वंश की स्थापना या तुर्की साम्राज्य की स्थापना है वो हो जाती है, जो कि बाद में मुगल काल तक चलती रहती है। एक के बाद एक राजवंश है वो आते रहते हैं। इस तरीके से 5 राजवंश हैं वो आते हैं और 5 राजवंशों के एक सम्मिलित समय को भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के रूप में पढ़ा जाता है, जो कि 1206 से लेकर 1526 तक का 320 वर्ष का समय होता है, जिसमें 5 राजवंश शासन करते हैं और इस 320 वर्ष के समय को भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो आज का जो आपका टॉपिक है, जिसमें हमने मोहम्मद गोरी को पढ़ा, तत्कालीन भारत के राजवंशों को पढ़ा और मोहम्मद गोरी की जीत और पराजयों को पढ़ा और उसके राजनीतिक उत्तराधिकारियों को भी पढ़ा। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।